So let's start with कैलकुलस। आज का लेक्चर टोटली इंट्रोडक्टरी होने वाला है। कैलकुलस का फुल इंट्रोडक्शन रहेगा जिसमें आपको एक टोटल रफ आइडिया मिल जाएगा कैलकुलस ओवरऑल है क्या। ये रहेगा फर्स्ट पार्ट। कैलकुलस को अगर हम अंडरस्टैंड करने के लिए अगर जाएंगे, वी से कैलकुलस इज नथिंग बट ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। कैलकुलस इज ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। अब कैलकुलस के अंदर हम कितने टाइप के ऑपरेशंस देखते हैं जी सीनियर बैच? कितने टाइप के ऑपरेशंस देखते हैं? दो ही देखते हैं। एक रहता है जी हमारा डिफरेंशिएशन और दूसरा रहता है जी हमारा इंटीग्रेशन। आंसर के लिए मेरे से हिंट का एक्सपेक्टेशन मत करो यहाँ पर, ठीक है। हमारे फंक्शंस कितने टाइप के रहते हैं? 5 टाइप के। और इसका अब्रिविएशन हम क्या याद रखते हैं जी? आईलेट। ये 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। अब जो जूनियर बैच है इनके ये 5 टाइप के फंक्शंस हो चुके हैं, तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। फर्स्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सेकंड इज लॉगरिथमिक फंक्शंस, नेक्स्ट इज अलजेब्रिक फंक्शंस, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फाइनली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आज इन सबको भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ये एक रफ आइडिया। अगर कैलकुलस के लिए अगर जानना है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब कैलकुलस में हमारे टोटल कितने चैप्टर्स रहने वाले हैं? 7 चैप्टर्स रहेंगे। इसमें से जो 3 चैप्टर्स रहेंगे उसमें हम क्या सीखेंगे? एवरीथिंग अबाउट डिफरेंशिएशन। एंड 3 चैप्टर्स जो रहेंगे इनमें हम सीखेंगे एवरीथिंग अबाउट इंटीग्रेशन। एक चैप्टर बचता है, दिस इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मतलब ये चैप्टर पे विदाउट नोइंग बोथ दीज ऑपरेशंस जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। ये समझ में आ गया। अब हमारे 7 चैप्टर्स कौन से हैं? हमारे डिफरेंशिएशन के 3 चैप्टर्स होते हैं जी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम जब सीखने वाले रहेंगे हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा ये रहेगा। सेकंड चैप्टर इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएशन, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम सीखेंगे जी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स। और एक ऐसा चैप्टर जो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज गोइंग टू बी आवर 7th चैप्टर। इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनमें दोनों ऑपरेशंस का यूज करना पड़ता है। हमें डिफरेंशिएशन भी यूज करना पड़ता है कभी कभी इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। एक आइडिया आ गया हम अप्रोच कैसे करने वाले हैं। सिंस कैलकुलस इज ऑपरेशन ऑन फंक्शंस, कैलकुलस पे जाने से पहले हमें ये 5 टाइप के फंक्शंस आने चाहिए। वी मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। तो आज शुरुआत में हम क्या करेंगे, हमारे जो फंक्शंस हैं उनका एक रिकैप करेंगे, एक रिवीजन लेंगे। एवरीवन क्लियर? फंक्शन जब रहता है तो क्या रहता है? उसका डोमेन एंड रेंज रहता है। उसका डोमेन एंड रेंज रहता है। फंक्शन को हम कौन से टाइप का रिलेशन बुलाते हैं? फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। क्यों? कोई रीजन बताएगा? ग्राफ इज द मेन रीजन व्हाई फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। तो हमारे फंक्शंस हम एक एक करके सारे के सारे एक बार रिवाइज कर लेंगे।
पहले इनके बीच में रिलेशन अगर हम देखेंगे, जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नंबर 1 से, जिनको मैंने पेयर किया है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब अगर मैं दो वेरिएबल्स अगर पकड़ता हूं, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इनवर्स क्या रहेगा जी, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। अब ये जो दो वेरिएबल्स लिए हैं, इनमें से जो एक वेरिएबल होता है जिसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, दिस फर्स्ट वेरिएबल इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y रहता है सेकेंड वाला, इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। और फंक्शन में हमेशा कितने वेरिएबल रहते हैं, सिर्फ दो ही रहते हैं। अब दो वेरिएबल्स है तो उसको दिखाने के लिए हम दो डायमेंशन वाला ही प्लेन यूज करते हैं, विच इज गोइंग टू बी अवर विच प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। तो हर एक जो फंक्शन रहता है, इसके दो फॉर्म्स दिखेंगे आपको, एक दिखेगा जी इसका अलजेब्रिक फॉर्म और दूसरा दिखेगा इसको आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म मतलब क्या रहेगा हमारा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके जो भी दिया रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी अवर अलजेब्रिक फॉर्म। x जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये जो y रहेगा ये क्या रहेगा हमारा, रेंज ऑफ अ फंक्शन। x को हम हॉरिजॉन्टली शो करेंगे, y को हम वर्टिकली शो करेंगे। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या रहेगा, बेसिकली ये, here is going to be your x, here is going to be your y। अब अलजेब्रिक जो फॉर्म मिला है, यहाँ पर x का हर एक वैल्यू हम जैसे जैसे पुट करेंगे, हमें y का भी एक एक वैल्यू मिलेगा। सो वी विल हैव सेट ऑफ पॉइंट्स, और इन सारे पॉइंट्स को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बनता है जी, एक ग्राफ बनेगा। कैलकुलस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हमारे फंक्शन के अलजेब्रिक फॉर्म के ऊपर जैसे ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सिमिलर हम किसके ऊपर करने वाले हैं, ग्राफ के ऊपर करने वाले हैं। एवरीवन क्लियर? ये हर बार करना है। हम डिफरेंशिएशन के लिए जा रहे हैं तब भी करना है, इंटीग्रेशन के लिए जा रहे हैं तब भी करना है। जैसे दो नंबर्स के ऊपर अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला कोई भी ऑपरेशन करेंगे, हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक नंबर ही मिलता है। तो फंक्शंस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो इवेंचुअली हमें क्या मिलेगा, एक फंक्शन ही मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली जो नया फंक्शन मिलेगा ऑपरेशंस के बाद, उसका एक अलजेब्रिक फॉर्म भी रहेगा और उसका एक ग्राफिकल फॉर्म भी रहेगा। एवरीवन क्लियर? वेरिएबल समझ में आ गए? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डोमेन रहता है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल रेंज रहता है। हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम इंडिपेंडेंट से शुरू करते हैं और हम डिपेंडेंट पे जाते हैं। और इंडिपेंडेंट कौन सा रहता है, जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होता है। मतलब अगर यहां पर अगर हम बात करेंगे, y इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x का वैल्यू y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर y चेंज करेगा तो इवेंचुअली x भी चेंज करेगा। अब जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं, ये कितने रहते हैं जी, 6 रहते हैं। तो आपको इनके ग्राफ्स याद रखने पड़ेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन सिर्फ दो ही टाइप का आता है। एक रहता है जी हमारा नेचुरल लॉगरिथम, जब आपका बेस e रहता है, या फिर हमारा रहता है जी बेस 10 वाला। इनके भी ग्राफ काफी सही है। ये सबसे ज्यादा वैरायटी लेकर आने वाला है, ठीक है। तो इसको अभी हम फिलहाल कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो अलजेब्रिक फंक्शन रहता है वो एक टाइप का क्या रहता है जी, पॉलिनोमियल होता है। और पॉलिनोमियल में हमारा डिग्री 1 से लेकर n तक जा सकता है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, ठीक है। तो इसके कोई पर्टिकुलर नहीं रहता। लाइक जैसे कि लीनियर रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक रहेगा तो पैराबोला बनेगा, क्यूबिकल रहेगा तो 3 बिहेवियर लेकर आएगा, एंड सो ऑन।
ट्रिग्नोमेट्रिक के 6, इनके भी 6 ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल के 2। ओके सॉरी, लॉगरिदम में जो था ना, एक ई था और एक हमारा ए था, 10 था, 10 नहीं था, ए था। ठीक है, अब देखो यहां पर हम और क्या जानते हैं, लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स रहते हैं, तो जब जब जरूरत पडती आहे आपण तळ्यात मळ्यात जसं खेळायचो लहानपणी तशा प्रकारे आपण जंप करू शकतो फॉर कॅल्क्युलेशन. अगर आपको कोई भी फंक्शन का अगर अल्जेब्रिक फॉर्म मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर दिया जाता है तो आपको उसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. एवरीवन क्लियर? हर एक को आता है? कोई है जिसको ग्राफ बनाना नहीं आता है? हमने क्या बोला, हमारे कैलकुलस के अंदर जो ऑपरेशन ऑन फंक्शंस परफॉर्म करने वाले, हमारे कितने ऑपरेशंस रहने वाले हैं? 2 ऑपरेशंस रहने वाले हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. अब देखो यहाँ पर इनको अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपको एक ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज आवर कैमरा. कैमरे में हमारा एक फंक्शन रहता है, नॉट दिस फंक्शन, जूम इन एंड जूम आउट वाला फंक्शन एक रहता है, राइट? जूम इन हम क्यों करते हैं? डिटेल्स कवर करने के लिए. हम जूम आउट कब परफॉर्म करते हैं भाई? फ्रेम के अंदर सारे के सारे लोग आने चाहिए. आप जूम आउट कितना करोगे कर करके? एक लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला एक फ्रेम कंप्लीट हो जाए, उस फ्रेम में सारे के सारे लोग आ जाए, तब तक ही आप जूम आउट करोगे. तो हम किसी भी फंक्शन को अगर ग्राफ के तरीके से अगर नजर से देखेंगे, लाइक जैसे वी हैव एफ ऑफ एक्स, इसके एक पर्टिकुलर डिटेल को अगर ऑब्जर्व करना रहेगा, देन व्हाट वी विल परफॉर्म? डिफरेंशिएशन. एंड इस फंक्शन का टोटल बिहेवियर एक फ्रेमवर्क के अंदर किस तरीके से रहेगा, ये अगर हमें ऑब्जर्व करना रहेगा तो हम क्या परफॉर्म करते हैं? इंटीग्रेशन. इसमें से एक पता चल जाएगा कि आफ्टर वाइल डिटेल कुछ चेंज ही नहीं आता, राइट? आप जूम इन कर करके कहां तक जाओगे? फट जाता है पिक्सल्स, राइट? आफ्टर वाइल देयर इज नो चेंज. बट फ्रेमवर्क के लिए हमारे पास इन्फिनिट ऑप्शंस रहता है. ठीक है, इंटीग्रेशन में देखो हमने जो चैप्टर्स लिखे थे वो क्या थे? एक था हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा था जी हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन. ये यही है इनडेफिनेट विदाउट फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा. और जैसे हमें एक फ्रेम मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं जी? दिस इज आवर डेफिनेट बिहेवियर. हाँ भाई, ये पिक्चर परफेक्ट है. सो ये करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि हमें डिफरेंशिएशन से शुरुआत करना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज किसी भी फंक्शन के जो डिटेल्स रहेंगे आफ्टर अ व्हाइल देयर इज नो डिफरेंस. सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर कवर हो जाते हैं. और इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स में परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलता है? इंटीग्रेशन मिलता है. जूम इन का अपोजिट इनवर्स प्रोसेस इज जूम आउट. ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन मतलब क्या रहता है? हम नंबर लाइन पे किधर जाते हैं? राइट साइड जाते हैं. सब्ट्रैक्शन का मतलब हम नंबर लाइन पे अब किधर जा रहे हैं? लेफ्ट साइड. वी आर जस्ट चेंजिंग द प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस. ये क्लियर है? Differentiation is going to be our first topic, first operation that we perform on any function. इसके अंदर हमारे टोटल कितने चैप्टर्स रहने वाले हैं? 3 चैप्टर्स रहने वाले हैं.
एंड आज हम स्टार्ट करेंगे जी विथ चैप्टर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले अब यहाँ पर ना वर्ड्स का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन रहता है। सिमिलरली यहाँ पर इनके मतलब क्या रहेंगे, लिमिट्स मीन्स एक बाउंड्री रहेगा, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस बिहेवियर रहेगा, मतलब देयर बी नो ब्रेक। ठीक है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो जी, ये कंटिन्यूअस बिहेवियर रहेगा। मतलब अगर किसी फंक्शन को अगर देखेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसके पहले भी था और उसके बाद भी रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो कंटिन्यूअस बिहेवियर है। डिफरेंशिएबिलिटी, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएबल, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, ऐसा बोल सकते हैं। इससे तो पता चल गया होगा वाई डिफरेंशिएशन में हम पहला चैप्टर ये सीखते हैं। अगर किसी फंक्शन में एबिलिटी टू डिफरेंशिएट अगर रहेगा तब भी हम क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। अगर कोई भी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, परफॉर्म कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये कंडीशंस हो जाएंगे। तो पहले चैप्टर के लिए अगर बात बोले, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आर नॉट कंसेप्ट्स, दीज आर कंडीशंस, दीज आर कंडीशंस। These are conditions, but ये जो सारी conditions है, for looking at a detail, हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, फंक्शन के हर एक पॉइंट के ऊपर देखेंगे। ये समझ में आ गया। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दीज आर कंडीशंस ऑन अ फंक्शन, जो हम कहां पर चेकआउट करते हैं जी, एट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। मतलब अगर मेरा अगर कोई फंक्शन रहेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 रहेगा। तो ये कौन से पॉइंट पे दिखेगा मुझे, x1 कॉमा y1। मैं ये पॉइंट के ऊपर चेकआउट करूंगा, ये पॉइंट के ऊपर लिमिट्स है कि नहीं, ये पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ये पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। एवरीवन क्लियर। अब यहाँ पर हमारा x कहाँ पर रहेगा, फंक्शन के डोमेन के अंदर, और जो y रहेगा वो हमारे रेंज के अंदर। तो उस पॉइंट पे अगर चेकआउट कर रहा हूं, मतलब ये दोनों एग्जिस्ट करने जरूरी रहेंगे। Let's today start with our first topic. अब एक्चुअली यहाँ से कैलकुलस शुरू हुआ, ये सारा बैकग्राउंड हमें लेकर चलना पड़ता है। For any function y is equal to f of x, अब ये रियल फंक्शन अगर बोला तो हम क्या बोलेंगे, x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स।
लिमिट्स ऑन एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अप्रोचिंग ए। अब x हमारा क्या है, डोमेन है, तो ये जो पॉइंट ए रहेगा वो हम कौन से एक्सिस पे ढूंढेंगे, एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे। और वो जैसे ही वैल्यू डालेंगे तो हमें एट एक्स इज इक्वल टू है, हमारा y क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ ए हो जाएगा। x जैसे ही मैंने लेजस से b कर दिया तो y मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ b हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो देखो वो क्यों लिखा है, एट अ पॉइंट, ऑल दीज थ्री कंडीशंस एट अ पॉइंट। हम कौन से वाले पॉइंट पे देख रहे हैं जी, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे देख रहे हैं। पहले फंक्शन के ऊपर ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या रहेगा, हम ग्राफ के ऊपर y के कौन से वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, एफ ऑफ ए, ये वाले वैल्यू को। Let's just say this is x is equal to a and we have such a graph. अब x is equal to a के ऊपर जैसे ही हम वैल्यू डालते हैं तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी x, y, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम, सॉरी, ये ग्राफ को हम सीधा क्या बोलेंगे, दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। तो अब लिमिट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, लिमिट्स को हमने क्या बोला, वी आर चेकिंग फॉर देयर बाउंड्रीज। अब ग्राफ देखने के बाद यहां पर कहीं पर हमारा ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो लेट जैसे मैंने x इज इक्वल टू a के पहले एक पॉइंट लिया, दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा, एंड इसके आगे एक दूसरा वाला पॉइंट लिया, दिस इज x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा। अब ये डेल्टा इतना छोटा है सच दैट दिस डेल्टा इज अप्रोचिंग जीरो, बहुत छोटा है। तो अगर आप जूम इन करके देखोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये अगर बिहेवियर अगर बड़ा सा जूम करके देखोगे तो दिस इज x इज इक्वल टू a एंड सच पॉइंट इज a माइनस डेल्टा, दिस इज a एंड दिस इज a प्लस डेल्टा। ये लगभग तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। पहला वाला पॉइंट ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, सेकंड वाला पॉइंट ए खुद है, थर्ड वाला पॉइंट ए प्लस डेल्टा वो राइट साइड से अप्रोच करेगा। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं इस पॉइंट के इस 2D ग्राफ के ऊपर कितने साइड्स रहेंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो बोथ ऑफ दीज साइड्स एक्ट एज इट्स लिमिट्स। तो एट x इज इक्वल टू जैसे ही हम बोलेंगे तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज लिटरली लिमिट x अप्रोचिंग a एट f ऑफ a। यहां पर लिमिट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक मेथड बनाया रहता है, इट इज कॉल्ड एज 3-point system. These 3 points are actually neighbors. अब पड़ोसी मतलब कॉमन वॉल है भाई। जो डेल्टा आहे ना वो काफी छोटा आहे, म्हणजे एकाच्या घरामध्ये ना भांडणं जर होत असले शेजारच्यांना कळून जाईल अशा प्रकारे इतना पास में। तो ये जो 3 पॉइंट्स रहेंगे वो कौन सा रहेगा जी, नंबर 1 वाला पॉइंट रहेगा जी हमारा x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा, हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा जी x इज इक्वल टू a एंड तीसरा पॉइंट रहेगा जी x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा। अब देखो x का अगर ये वैल्यूज रहेगा तो फंक्शन के हिसाब से y का क्या वैल्यू रहेगा जी, दिस इज f ऑफ a माइनस डेल्टा, दिस इज f ऑफ a एंड दिस इज f ऑफ a प्लस डेल्टा। तो ये 3 पॉइंट्स के जो सारे मिक्सचर है ना, इनको कैसे करेंगे हम, ये पॉइंट्स को बोलेंगे जी x1 x2 एंड
x3 एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर y1 y2 एंड y3। आगे जो भी हम ग्राफिकल मेथड में ऑब्जर्व करेंगे इन्हीं तरीके से देखेंगे। हमारे हमेशा कितने पॉइंट इन्वॉल्व होने वाले हैं? 3 पॉइंट्स। इन्हीं 3 पॉइंट्स की मदद से हम लिमिट्स चेकआउट करने वाले हैं। अब देखो ये तीनों कंडीशंस के बीच में आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। दिस इज द टाइम। अगर हमारे लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए तो हमारा फंक्शन कैसा रहता है? कंटिन्यूअस रहता है। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी जगह पर तो वो फंक्शन कैसा रहता है जी? डिफरेंशिएबल होता है। और ये सारे रिलेशंस के टाइम पे थ्रू एंड थ्रू ऑलवेज हम कौन सा वाला सिस्टम यूज करने वाले हैं? 3 पॉइंट सिस्टम। मतलब अलजेब्रिक तरीके में हम x1 x2 x3 वाले वैल्यूज लेकर चलेंगे एंड ज्योमेट्रिकली हम 3 नेबरहुड पॉइंट्स लेकर चलेंगे। So for y is equal to f of x, x1 is equal to a minus delta and we have y1 is equal to f of a minus delta, x2 is equal to a, y2 is equal to f of a, x3 is equal to a plus delta, y3 is equal to f of a plus delta। उसको ग्राफिकल मेथड पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं these 3 points are x1 y1 x2 y2 and x3 y3। अब देखो हमारा डेल्टा जो रहेगा यहां पर सच दैट डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। डेल्टा अगर 0 को अप्रोच करेगा तो बेसिकली हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये जो नंबर 1 वाला पॉइंट है ये हमारे नंबर 2 वाले पॉइंट को कहां से अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। देखो हम सिर्फ ग्राफ के ऊपर ही मूव कर सकते हैं। यहां पर हमने लिमिट्स क्या डाले थे? x इज अप्रोचिंग a। तो ये 3 पॉइंट का बिहेवियर तो हमने देख लिया। x2 ऑलरेडी कहां पर है? a के ऊपर है। ये कहीं और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये लिमिट्स फंक्शन के हर एक पॉइंट के ऊपर है बट वी आर लुकिंग एट स्पेशली दीज 3 पॉइंट्स। ये पॉइंट 2 जो है वो ऑलरेडी a पर है तो वो कहीं पर नहीं जाने वाला है। बट ये जो x1 रहेगा इस पे कंडीशन क्या लगा है? डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। तो डेल्टा जैसे 0 को अप्रोच करेगा ये a माइनस डेल्टा किसको अप्रोच करेगा? पॉइंट a को अप्रोच करेगा। अलजेब्रिकली समझ में आया? ग्राफ के ऊपर इसका मतलब क्या रहेगा? ये जो पॉइंट रहेगा x2 y2 ये जो सेकंड पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। सेम चीज हम x3 के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। x3 इज व्हाट? a प्लस डेल्टा सच दैट डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। डेल्टा जैसे 0 को अप्रोच करेगा ये a प्लस डेल्टा क्या बनेगा? a बनेगा। ग्राफ के ऊपर इसका मतलब क्या रहेगा? ये जो पॉइंट रहेगा x3 की वजह से मिला हुआ ये x2 को राइट साइड से अप्रोच करेगा। और जैसे ये अप्रोच करेगा these two will act as a barriers, boundaries, these two act as a limits। तो हम यहाँ पर सीधा क्या बोल सकते हैं? ये जो हमारा f of a minus d रहेगा ना this is our left hand limit and f of a plus delta जो रहेगा it is our right hand limit। ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए तभी हम आगे जाएंगे कंटिन्यूटी की तरफ। बट फंक्शन के जितने भी टाइपोलॉजी रहते हैं ये तीनों में से हम क्या बोलते हैं? ये जो सेकंड पॉइंट रहता है दिस इज f of a,
इसको हम आगे से क्या बोलेंगे जी, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। ये जो a प्लस डेल्टा अप्रोच करेगा, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे जी, राइट हैंड लिमिट। a माइनस डेल्टा कहां से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हम किसी भी एक फंक्शन के नंबर 2 वाले पॉइंट पे, मतलब मिडल वाले पॉइंट पे देख रहे हैं, कई बार फंक्शंस होते भाई उनका दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करता है, कोई एक साइड का एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इस टाइप के कई सारे कंडीशंस बनता है। बट दिस अगेन डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक रफ आइडिया समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है, और एक छोटा सा पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके सारे फेयर नोट्स शुरुआत से लिखवाऊंगा, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आज शुरू किया है। हम कुछ एग्जांपल्स के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, हम फंक्शन लिखेंगे, उसके ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। Let's just say I have y is equal to x square minus 5x plus 6। अल्जेब्रिक फंक्शन है, फंक्शन देखते से तो रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यहां पर जो हमारा वेरिएबल रहता है x, उसके ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगते हैं। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ x, इस टाइप से उसके ग्राफ ऑलरेडी हमें पता है। जब ये लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा तो क्या रहेगा, हमारा जो x रहता है वेरिएबल, उसके ऊपर हमारा लॉग लग रहा है। अलजेब्रिक में बताने की जरूरत नहीं है, x जो रहता है ना उसके डिग्रीज आते हैं, पावर्स आते हैं, ये क्लियर है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में ये जो x रहेगा उसके ऊपर साइन कॉस टैन कॉट उस टाइप के फंक्शन लगते हैं। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है, यहाँ पर x का जो पोजीशन है वो चेंज होता है। x अब नॉर्मल जगह पर नहीं रह रहा है, इंडेक्स में जा रहा है, पावर में जा रहा है, एक्सपोनेंट में जा रहा है, लाइक a टू द पावर x और e टू द पावर x, इस टाइप से। तो देखो हर टाइप के फंक्शन में जो x है उसके ऊपर अलग अलग टाइप के फंक्शंस अप्लाई हो रहा है, बिहेवियर्स अलग अलग लग रहे हैं, या फिर कहीं पर उसका पोजीशन ही चेंज हो रहा है, एंड सो ऑन। अब ये फंक्शन देखते से ही पता चल जाता है, x के सारे रियल वैल्यूज के लिए y का हर एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा जी, अपवर्ड पैराबोला। एंड 5 एंड ये देखने से ही पता चलता है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ये क्या रहेगा, 0 रहेगा वैल्यू। तो 1 2 3, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से अपवर्ड साइड जाएगा। अब देखो ये फंक्शन के लेफ्ट साइड पे जो x जाएगा वो कहां तक जा सकता है, x की हर एक वैल्यू के लिए y मिलने वाला है, फंक्शन है। ये पॉजिटिव साइड पे प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, बराबर है। तो मतलब यहां पर मैंने अगर कोई भी अगर पॉइंट लिया, ये 3 पॉइंट सिस्टम के हिसाब से किसी भी पॉइंट को लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड से अप्रोच किया जा सकता है ऑन द ग्राफ, बराबर है। तो दिस इज कॉल्ड एज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। ये समझ में आ गया। एक और देखेंगे, लेट्स जस्ट से y इज इक्वल टू x। यहां पर हमारा ये कौन सा फंक्शन है जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा रहता है, याद है?
एंड सो ऑन, स्टेरियोटाइप जाता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने अगर यहाँ पर कोई भी अगर एक एक्स वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है एज वेल एज राइट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है। बट अगर यहाँ पर मैंने अगर ये वाला पॉइंट लिया यहाँ पर वापस x इज इक्वल टू 0, तो देखो ये पॉइंट को सिर्फ राइट साइड से अप्रोच किया जा सकता है। लेफ्ट साइड पे ये ग्राफ है क्या इधर? नहीं, इट इज अ ब्रेक। तो यहाँ पर आपका देखो लेफ्ट साइड का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट आपका राइट साइड का लिमिट एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट साइड का है बट किधर है? वो इधर है। सेम पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं क्या? वो नहीं कर रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलस को ग्राफ पे अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। आपको 2D सोचना है क्योंकि वेरिएबल्स कितने हैं? 2 है, तो आपको प्लेन में सोचना है। आपको उस पॉइंट को अप्रोच करना है। सिर्फ एक्स अप्रोच नहीं करेगा, वाई भी अप्रोच करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर वाई इधर है, राइट साइड वाला वाई इधर है, लेफ्ट साइड वाला वाई किधर? इधर नीचे है। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रहता है, यहाँ पर y इज इक्वल टू -1 है, अलग पोजीशन पर। ये समझ में आया? तो ये देखो ये वाले पॉइंट पे कंटिन्यूअस था, सॉरी लिमिट्स एग्जिस्ट करते थे, ये वाले पॉइंट पे लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ फंक्शंस ऐसे रहेंगे जो हर एक पॉइंट के ऊपर उसके लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे, कुछ फंक्शंस ऐसे रहेंगे जहां पर आपका कोई तो एक लिमिट मिसिंग रहेगा। अब ये मिसिंग वाला एक और पार्ट देखते हैं जी। लेट जस्ट से हमारा फंक्शन है कुछ इस तरीके से, ये है x इज इक्वल टू ए और ये है x इज इक्वल टू बी, और बीच में हमने एक पॉइंट लिया है जी x इज इक्वल टू सी। अब ये जो पॉइंट C रहेगा फंक्शन के ऊपर, इसे हम लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से अप्रोच कर सकते हैं। अब देखो ये x इज इक्वल टू ए के पहले ग्राफ है क्या? मतलब ये पॉइंट को हम सिर्फ राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर देखो पॉइंट कैसा है? हॉलो है, मतलब क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या रहता है? वो वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू भी नहीं है और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ राइट हैंड लिमिट है। लेट जैसे इसको मैंने फिल कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, बट राइट साइड पे है ही नहीं। अब ये वाले फंक्शन में क्या हुआ? x आपका a से लेकर b तक गया, ये आपका डोमेन है। जहां पर x एग्जिस्ट करता है वहीं पर y एग्जिस्ट करेगा, तब भी पॉइंट मिलेगा, तब भी ग्राफ बनेगा। कोई ग्राफ अगर आपका लिमिटेड डोमेन में रहेगा तो जो एंड पॉइंट्स रहते हैं वहां पर आपको कोई तो एक लिमिट मिसिंग रहता ही है। इस टाइप के फंक्शंस में क्या रहता है? जहां पर आपका ग्राफ का वैल्यू में सडन चेंज आता है, या फिर आप ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो देखो एक क्या आ गया, आपको ब्रेक आ गया। इसको हमें पेन उठाए बगैर कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर सकता है, इसको कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो आपको पता चला दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कोई तो एक साइड का लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो लिमिट एग्जिस्ट हमेशा करते हैं, बट अप्रोच सेम पॉइंट को करते हैं कि नहीं, हम किसके ऊपर सीखेंगे जी? ये 3 पॉइंट्स के ऊपर। एवरीवन क्लियर? तो देखो आपको एक होम टास्क देता हूं। शुरुआत में जो मैंने आपको टेबल बताया ना, इनवर्स वाले 6 फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री वाले 6 फंक्शंस, लॉगरिथमिक वाले 2 रहेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले भी 2 रहेंगे, इनके ग्राफ्स कर लो, गिने चुने। अलजेब्रिक जैसे मिलेगा उस टाइप से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।